हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्या 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे और आप पीछे की लेक्चर वीडियो देखेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा। कल हमने आपको अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, जिसमें हमने अपवाह तंत्र को समझने का प्रयास किया था। अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांट लिया था। सबसे पहला पार्ट मेरे पास हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा हमारे पास प्रायद्वीपीय नदी तंत्र था। और हिमालय नदी तंत्र में भी हमने कल सिंधु नदी को लेकर आपसे डिस्कस किया था। सिंधु नदी में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, या जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने समझने का प्रयास किया था। देखेंगे आज क्या था इसका मतलब। सिंधु नदी में कल हमने इसको भी तीन भागों में बांटा था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो शुरुआत हमने कल की थी सिंधु नदी तंत्र से की थी, और इस शुरुआत में भी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र मतलब इसका ये हुआ कि सिंधु नदी व सिंधु की सहायक नदियाँ हमने लास्ट क्लास में समझने का प्रयास किया था कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। वहाँ पर इसे सिंगी खब्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं, और भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर की चिल्लास से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इसकी भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी संपूर्ण लंबाई 2880 किलोमीटर, जिसे 2880 किलोमीटर के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के बारे में बात करें, यह पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र है, यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के निर्माण से पहले से है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब हिमालय हमारा बना था तो इससे पहले से ही क्या सिंधु नदी बह रही थी वहाँ पे, जिस वजह से पूर्ववर्ती नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर हमने इसमें समझा था एक सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ? सिंधु जल समझौता हुआ, और ये 1960 में हुआ। इसमें क्या था, ये विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ। भारत पाकिस्तान के मध्य में, भारत वर्सेस पाकिस्तान के मध्य में हुआ ये। इसमें क्या था कि सिंधु झेलम चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। ठीक है। इसके बाद क्या था, रावी व्यास सतलज। इसके बाद रावी व्यास और सतलज का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। ऐसा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी लास्ट क्लास में। आज हम उसी सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग डालेंगे हेडिंग सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास
और सतलज। थोड़ा और समझने का यही प्रयास कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चिनाब की सहायक नदी कौन सी है? झेलम। चिनाब की सहायक कौन सी है? झेलम है। और इसके बाद सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास। तो सबसे पहले हम चिनाब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, चिनाब के साथ में हम क्या पढ़ लेंगे? झेलम को, और रावी को हम अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम सतलज को पढ़ेंगे, फिर व्यास को पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम देखते हैं सबसे पहले। उद्गम, उद्गम कहाँ कहाँ से है तो देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले के, लाहौल जिले के जास्कर श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से दो धाराएं निकलती हैं, दो धाराएं निकलती हैं, चंद्र और भागा। दो धाराएं निकली, कौन सी? चंद्र, और एक कौन सी है? भागा। और चंद्र और भागा यही दो वितरकाएं आगे चलकर हिमाचल प्रदेश में ही टंडी नामक स्थान पर, टंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं, और मिलने के बाद में एक नदी बनती है ये संयुक्त रूप से। इसी नदी का नाम है चिनाब। इसी नदी का नाम क्या है? चिनाब। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के जास्कर श्रेणी से होता है, चंद्र और भागा से, और यही आगे चलकर दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और यहाँ पे टंडी नामक स्थान पर ये मिल भी जाती है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी की एक सहायक नदी है, इसी की एक सहायक नदी है, ऊपर से आ रही होती है और यहाँ मिल जाती है, इसे कहते हैं हम झेलम। कौन सी नदी है ये? झेलम नदी। और झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। तो यहाँ पे वेरीनाग झील है, और वेरीनाग झील के निकट कौन सी झील है? यहाँ पर, यहाँ पर शेषनाग झील। कौन सी है यहाँ पर? शेषनाग झील से उद्गम हुआ है। इसका उद्गम हुआ, और उद्गम होते 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 ये आकर पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर, या ऐसे हम झंग कहते हैं, झंग नामक स्थान पर चिनाब से आकर मिल जाती है। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करें, इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। क्लियर हुआ? इसके बाद थोड़ा और समझने का इसी में प्रयास करेंगे हम कि झेलम की सहायक नदी कौन सी है। तो झेलम की एक सहायक नदी है, इसे हम किशन गंगा के नाम से जानते हैं, किशन गंगा के नाम से जानते हैं। और किशन गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में किससे मिल जाती है? झेलम से मिल जाती है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर कट हो रही होंगी। हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने ये सीखा कि चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के जास्कर श्रेणी से चंद्र और भागा नामक दो वितरकाओं में होता है, और यही वितरकाएं हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर मिलकर एक नदी बनाती है, उसे कहते हैं चिनाब। चिनाब की सहायक नदी झेलम है, और झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। ये बात भी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की है। और इसी में क्या देखा हमने? किशन गंगा नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आगे जाके ये नदी बढ़ती चली जाती है, संयुक्त धारा इसकी, और
पाकिस्तान के मिठानकोट में, किसमें, मिठानकोट में ऊपर से आ रही होती है सिंधु नदी बहती हुई, और सिंधु नदी में आके यहाँ पर ये मिल जाती है। तो कुछ समझ में आया? यानी कि ये जो नदी बहती हुई आ रही है, इसमें क्या देखा हमने, झेलम नदी आगे बह रही थी। झेलम नदी पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर किससे मिल गई, चेनाब से मिल गई, और आगे चलकर चेनाब बहती हुई जाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मिठानकोट में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और ये नदी कौन सी है, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के उद्गम के बारे में बताया था। सिंधु नदी कहाँ मिलती जाके है, तो पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम समझने का से प्रयास करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, झेलम पे कौन सी परियोजनाएं हैं, या चेनाब पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। अगर हम बात करें चेनाब पे तो कौन कौन सी परियोजना है, तो चेनाब पर परियोजनाओं की बात करें चेनाब पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सलाल, बगलिहार, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और राटेल। कौन कौन सी हैं, सलाल है, बगलियाहार है, दुलहस्ती और राटेल है। और समझने का थोड़ा और प्रयास करें तो दुलहस्ती परियोजना है भारत पाकिस्तान के मध्य, पाक के मध्य कैसी है, ये विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसी है, ये विवादित है। और झेलम के बारे में बात करें, झेलम पे कौन कौन सी परियोजना है, तो झेलम पर यहाँ पर परियोजनाओं की बात करें तो झेलम पर हैं उरी, रसूला, मंगला और तुलबुल। तुलबुल झेलम पे कितनी परियोजनाएं हैं, 4 झेलम पर भी हैं। और तुलबुल जो परियोजना है वो भारत वर्सेस पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसी है, ये विवादित है। और समझने का प्रयास करें किशनगंगा नदी पर भी यहाँ पर भी एक, इस नदी पर भी एक परियोजना है, उसे हम किशनगंगा परियोजना के नाम से जानते हैं। और ये जम्मू कश्मीर में है। और यह परियोजना भी भारत पाकिस्तान के मध्य कैसी है, ये विवादित है। कैसी है, भारत पाकिस्तान के मध्य ये विवादित है। तो हमने क्या क्या इसमें सीखा, हमने ये सीखा, सबसे पहले जो सीखा हमने चेनाब नदी को जाना। चेनाब नदी का उद्गम जास्कर सेड़ी से होता है, चंद्र और भागा 2 वितरिकाओं में होता है। आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के तंडी में ये मिल जाती है और एक धारा बनती है, उसे कहते हैं चेनाब नदी। चेनाब की एक सहायक नदी है झेलम। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और यही आगे बढ़ती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान के झुंग में ये किससे मिलती है, चेनाब से मिल जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मिठानकोट में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी आगे चलकर पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट ये अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक नदी है किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है और ये पाकिस्तान से निकलती है। पाकिस्तान में किशनगंगा नदी को नीलम के नाम से भी जानते हैं। ये बात जरूरी है ध्यान रखने वाली कि पाकिस्तान में इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से क्या बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि झेलम नदी के किनारे ही क्या बसा है, श्रीनगर बसा है। और झेलम नदी भारत पाकिस्तान के मध्य में 170 किलोमीटर सीमा रेखा निर्धारित करती है। और झेलम नदी बुलर झील से होकर भी बहती है। झेलम नदी बुलर झील से होकर भी बहती है। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर बसा है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करती है, बुलर झील से होकर बहती है। और श्रीनगर को किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बसाया
गया था। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ। और इसमें अच्छा क्वेश्चन एक और भी बनता है यहाँ पर, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि चिनाब को किस नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी का जो प्राचीन जो नाम है, प्राचीन जो नाम है इसका नाम है अश्किनी। अस्किनी, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता है। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ। चलें नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे आगे इसी में नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे रावी नदी को लेकर। रावी, और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है इसका प्रोसड़ी। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्रोसड़ी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? प्रोसड़ी। और रावी नदी का जो उद्गम है, ये कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। रावी नदी है। और रावी नदी का उद्गम, इसका उद्गम स्थल देखें तो रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। रोहतांग दर्रे के समीप से होता। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। इसके रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। कहाँ से होता है? समीप से। और रोहतांग दर्रा लेह और मनाली को जोड़ने का भी कार्य करता है। रावी नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है कुल 725 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? कुल 725 किलोमीटर लंबाई है। और यह नदी आगे बहती हुई पंजाब प्रांत के मिठानकोट में आगे बहती हुई पंजाब प्रांत के मिठानकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से ऊपर से बह के आ रही होती कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी से ये मिल जाती है, क्लियर हुआ ये। इसके बाद में रावी की दो सहायक नदियां हैं। और दो सहायक नदियों में कौन कौन सी दो सहायक नदियां हैं? एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई। दो सहायक नदियां में कौन कौन सी हैं? साहो और सुईल। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? शाहो है और सुईल है। और इसी रावी नदी पर दो परियोजनाएं बनी हैं अच्छी सी। इस पे कौन कौन सी परियोजना है? अगर परियोजनाओं की बात करें, दो परियोजनाएं बनी हैं इस पर, थीन और चमेरा। कौन कौन सी हैं? थीन और चमेरा। थीन की थोड़ी सी बात करें, जो थीन परियोजना है ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। और इसी पर रणजीत सागर बांध क्या है? बना हुआ है। इस पे कौन सा बांध बना है? रणजीत सागर बांध बना है। इस पे कौन सा बांध बना है? रणजीत सागर बांध बना है। और चमेरा परियोजना की बात करें, ये पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या सीखा इसमें? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्रोसड़ी है। और रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। और रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, जो लेह और मनाली को जोड़ने का कार्य करता है। किसको? लेह और मनाली को जोड़ने का कार्य करता है। और आगे नदी बहती हुई कहाँ जाती? पंजाब प्रांत के मिठानकोट में ये सिंधु से आकर मिल जाती है। यहाँ पे कौन सी नदी आती है? यहाँ पे ऊपर से आ रही होती है सिंधु नदी और यहाँ जाके मिल जाती है। और सिंधु नदी आगे बहती हुई पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। कल भी बताया था हमने आपको ये। इसके बाद रावी की कुल लंबाई की बात करें कितनी है? 725 किलोमीटर है। इसकी दो सहायक नदियाँ शाहो और सुईल, दो सहायक नदियाँ हैं। इस पर दो बांध बने हैं।
कौन कौन सी हैं परियोजनाएं, कौन कौन सी हैं इस पर? थीन परियोजना है और चमेरा है। थीन परियोजना हिमाचल प्रदेश की, इस पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। और चमेरा जो परियोजना है पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की क्या है कि ये संयुक्त परियोजना है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे की नदियों को लेकर। तब तक हम आशा करते हैं आप पढ़ेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे और क्लास को शेयर करते रहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक क्लास पहुँचे, लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे, तब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।